Hello students, here our next lecture of class 10th subject science portion biology. How do organisms reproduce? Okay, तो how do organism reproduce चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली थी. हमने क्या क्या पढ़ा था, फ्लावर्स सॉरी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पढ़ लिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हमने बात कर ली थी, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने दोनों ही कंप्लीट कर लिया था. और हमने साथ ही साथ पढ़ लिया था व्हाट हैपेंड व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, और थोड़ा बहुत रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी हमने जान लिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिफिलिस, गोनेरी और एड्स, HIV एड्स के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी. तो आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हमने पढ़ी थी, उसके बाद आज हमने पढ़ना है बर्थ कंट्रोल मेथड्स. ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड. तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हमने बनानी है. तो हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को बताएं कि पॉपुलेशन या आपके जो फैमिली में जो बच्चे हैं उनका नंबर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है, या अगर आपके कम बच्चे होंगे फैमिली में तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉपर आप न्यूट्रिशंस आप उनको दे सकते हैं. ये चीज़ें हम सिखाएंगे. तो वहाँ पे क्या होगा, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनेगी, और साथ ही साथ एक अच्छी हेल्दी, नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, वैसे भी एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी यहाँ पे को बनेगी. और कैसे बनेगी, क्योंकि वो लोग समझ पाएंगे कि पॉपुलेशन कम करना कितना जरूरी है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, एक विस्फोट कैसे पॉपुलेशन का हो रहा है, कैसे डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके बारे में हम बता पाएंगे लोगों को. तो इसीलिए क्या किया गया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम में स्ट्रेटेजीज का यूज़ किया गया था, या RCS प्रोग्राम यहाँ पे लगाए गए थे. तो अब उसी में आता है कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स होते हैं जो बर्थ कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि लिमिट करती है कि अब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं करना है. मतलब कि द डिवाइस दैट लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल मेथड. तो एक ऐसी डिवाइस जो कि लिमिट करती है, जो रोकती है ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन को, जाइगोट के फॉर्मेशन को रोकती है. अलग अलग मेथड्स उसकी हो सकती हैं. फर्टिलाइजेशन को रोकती है नॉर्मली, और अगर फर्टिलाइजेशन रुक गया ना तो वहां पे अब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो फिर आगे कोई नई पॉपुलेशन या एक ही फैमिली में बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी प्रोसेस रुक जाएगी. तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स की हम बात करते हैं. तो एक मेथड तो होती है नेचुरल मेथड, दूसरी होती है बैरियर मेथड, तीसरी होती है फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस, और फोर्थ होती है परमानेंट और सर्जिकल मेथड. ठीक है, फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड. ओके, second one is barrier method. Third one is physiological or oral devices. And fourth one is permanent or surgical method. ओके, तो वन बाय वन हम इन मेथड्स की बात करेंगे, कैसे इन मेथड्स का यूज करके बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, या कैसे स्पर्म और एग को फर्टिलाइज होने से रोक सकते हैं. ठीक है, तो नेचुरल मेथड जो होती है ये वो मेथड है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ बेसिस हैं जिसमें कि स्पर्म और ओवम के मीटिंग के चांस कम होते हैं. ठीक है, हालांकि ये एक बहुत सेफ मेथड नहीं होता है बर्थ कंट्रोल का, बट फिर भी इनको माना जाता है. तो इसमें जो नेचुरल मेथड है, फर्स्ट जो हम नेचुरल मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरल मेथड में हम दो टाइप के मेथड की बात करते हैं, एक पीरियोडिक मेथड
और रिदमिक मेथड भी इसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज लैक्टेशनल मेथड। लैक्टेशनल मेथड इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट फीडिंग। तो चलिए जानते हैं, नेचुरल मेथड एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप किसी मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं, जहां पे आप किसी आर्टिफिशियल सोर्सेज का यूज नहीं करते हैं, अपनी ही बॉडी को नेचुरल तरीके से स्पर्म और एग्स के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। अब ये होता कैसे है, तो लेट्स स्टार्ट विथ पीरियोडिक मेथड और रिदमिक मेथड। तो पीरियोडिक मेथड ये वो मेथड है जो कि कपल यूज करते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये उस टाइम पे ये मेथड यूज की जाती है जहां पे मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक हफ्ते पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक हफ्ते बाद का जो पीरियड होता है इसको सेफ माना जाता है। मींस कि यहाँ पे आप किसी यहाँ पे जो कपल्स होते हैं वो किसी बैरियर का यूज नहीं कर रहे हैं, वो किसी मेडिसिन का यूज नहीं कर रहे हैं या किसी पिल्स का वो यूज ना करके, वो जो नॉर्मली फीमेल की बॉडी में जो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बेसिस पे ये माना जाता है कि पीरियड के या मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक एक हफ्ते पहले और ठीक एक हफ्ते बाद का जो टाइम होता है वो सेफ पीरियड होता है। क्यों? अब ये किस बेसिस पे कहा जाता है या क्यों ऐसा माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है ना क्योंकि हमें पता है कि ओव्यूलेशन कब होता है। ओव्यूलेशन की टाइमिंग क्या है? 14 से 15 डेज है। लेकिन ये उन लोगों के लिए या उन फीमेल्स के लिए हम कह सकते हैं जिनकी एग्जैक्ट साइकिल, जिनको पता है कि हाँ 30 डेज की है या 14 डेज की है या जितनी भी डेज की है उनकी एग्जैक्ट साइकिल उन्हें पता है। ठीक है, अगर साइकिल एग्जैक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्यों पीरियोडिक मेथड को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद का जो पीरियड है उसे सेफ माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ओव्यूलेशन होता है 14 से 15 या 16 डेज के बीच में होता है। और अगर देखो ओव्यूलेशन 14 से 15 डेज या 16 डेज के बीच में अगर हो रहा है और एग कितने दिन तक जिंदा रहता है? 24 आवर तक, 24 से 48 आवर तक ही तो जिंदा रहता है ना। यानी कि इससे पहले का, यानी कि 14 डेज से पहले और इस 16 डेज के बाद का दिन तो जो टाइम होगा वो तो सेफ माना जाएगा ना। लेकिन तब ये पीरियड सेफ माना जाता है जब एग्जैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि ओव्यूलेशन 14 से 16 डेज हो रहा है तो हमेशा यही हो, कभी कभी हो सकता है आगे पीछे हो। तो इसीलिए फर्टाइल विंडो के नाम से जाना जाता है। 10 से 14 डेज का पीरियड भी सेफ नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि पीरियड के 10 या 12 डेज के, 12 से 14 16 डेज का टाइम जो होता है वो टाइम होता है जब एग ओव्यूलेट होता है, ओवरी से बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से बाहर निकलता है और अगर उस बीच स्पर्म कांटेक्ट में आए, उस बीच कपुलेशन हुआ, स्पर्म और एग कांटेक्ट में आ गए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक नेचुरल मेथड ये मानी जाती है पीरियोडिक मेथड, जो कि काफी टाइम तक पहले सेफ मानी जाती थी। और जहाँ पे अगर कंफर्म है कि टाइमिंग ये है, मींस की मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमिंग 28 डेज है, 30 डेज है, 35 डेज है, तो उसके हिसाब से हाफ कर दिया जाता है और ये माना जाता है कि ओव्यूलेशन इस दिन होगा तो एग क्या होगा, 1 या 2 दिन जिंदा रहता है, तो उससे पहले और उसके बाद का टाइम क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है, दूसरा यही हमारा है कि जो ओवम है वो सरवाइव कर सकता है सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए और स्पर्म कितने दिन तक रह सकता है, 3 से 5 डेज के लिए। नॉर्म अब ऐसा नहीं कि एक स्पर्म अगर फीमेल बॉडी में एंटर कर रहा है, वो पहुंच गया है फैलोपियन ट्यूब तक या वो पहुंच चुका है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, कैपेसिटेशन वगैरह प्रोसेस करके सब पहुंच चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा वहीं रहेगा। उसका स्पर्म का भी लाइफ स्पेन होता है, वो सिर्फ 3 या 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन और कम से कम 3 दिन तक ही वो सरवाइव कर सकता है। कहाँ? फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में वो सिर्फ 3 डेज तक रह सकता है और उस 3 डेज के अंदर अगर एग मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो वहीं डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और एग क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, एग क्या होता है 14 से 16 डेज के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 से 16 डेज के टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो उस टाइम का पीरियड सेफ पीरियड नहीं माना जाता है। यानी कि ये एक नेचुरल मेथड हो गई, किसको, एक बर्थ कंट्रोल की मेथड है, जहां पे लोग एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद, मेंस्ट्रुएशन के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद के पीरियड को सेफ पीरियड मानते हैं, जहां पे स्पर्म और एग कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मेथड है ये प्रेगनेंसी के चांसेस 80% तक कम करती है। मतलब ये बहुत ज्यादा
सक्सेसफुल तो नहीं, ठीक ठाक रेट इसका है, 80% तक इसे सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक है। दूसरी जो मेथड है लैक्टेशनल मेथड। लैक्टेशनल मेथड मीन्स लैक्टेशन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपने सुना है, लैक्टोज आपने सुना है, कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है ना, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये इस फैक्ट पे बेस है, ओव्यूलेशन के इस फैक्ट पे बेस है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, मतलब कि कब, देखो जब भी क्या होता है ना, कोई भी बेबी जब प्रेगनेंसी में होती है कोई भी लेडी, तो उस टाइम पे उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। साथ ही साथ आफ्टर बर्थ भी, बेबी के बर्थ के बाद भी कुछ टाइम तक हार्मोन नहीं नॉर्मल काम कर रहे होते हैं या उस अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो इम्बैलेंस नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। और इसका रीजन ये माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, इट मीन्स कि जो वो बेबी को फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उस वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग भी क्या माना जाता है, एक अच्छा सेफ पीरियड माना जाता है, बर्थ कंट्रोल का मेजर माना जाता है, जहां पे को कॉन्सेप्शन के चांस जो होते हैं निल हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवल्यूशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंसेंट लैक्टेशन। लैक्टेशन जब हो रहा होता है, जब भी बेबी जब तक फीड करता है, ये माना जाता है कि जब तक बेबी बहुत ज्यादा फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो उस टाइम तक क्या होता है कि जो लैक्टेशन मीन्स कि उस टाइम पर ओवल्यूशन नहीं होता है। ओवल्यूशन नहीं होगा यानी कि ओवरी से एग नहीं निकल रहा है, और ओवल्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं सकती है। ओवल्यूशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। ओवल्यूशन होगा तब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, तो ओवल्यूशन ही नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, और ओवल्यूशन नहीं होगा तो स्पर्म किसी के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता है। तो ये भी एक सेफ प्रोसेस माना जाता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस के अंदर ये आता है। एक तो रिदेमिक पीरियड वाला, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, लैक्टेशनल मेथड या ब्रेस्ट फीडिंग मेथड। जब तक बेबी को वो लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होगी तब तक उसको ओव्यूलेशन नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, एक एवरेज इसमें लिया जाता है, और ये इफेक्टिव होता है, ये भी मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ तक ही ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ के बाद जब बेबी को बाकी चीजें खिलाने लगते हैं, तो फिर उसके बाद उसका मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो भी कम हो जाता है, तो वहां पे ओव्यूलेशन होना कभी कभी स्टार्ट हो जाता है, तो इफेक्टिव माना जाता है 6 मंथ तक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड कमिंग क्लोजर विद द हेल्प ऑफ बैरियर सो दैट फर्टिलाइजेशन डज नॉट। बैरियर का मतलब क्या होता है, एक दीवार टाइप का रोकने वाला, उसी को तो बैरियर कहा जाता है ना। एक बैरियर का काम कर रहा है, एक लिंक का काम, मतलब कि एक जगह ये है एक जगह ये है, इसको लिंक करने का जो काम करेगा उसे बैरियर बोल देंगे। क्या होगा जब इस बैरियर में इस यहाँ पे मतलब कि एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, अगर यहाँ पे को हम एक बैरियर लगा दें, इसको इसके कांटेक्ट में आने से रोक दें, ठीक है, कुछ इस तरीके का हम कर दें, तो क्या होगा। तो यही मेथड होती है बैरियर मेथड, जिसमें कि ओवम और स्पर्म को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोका जाता है, कुछ बैरियर्स के थ्रू, कुछ केमिकल और मैकेनिकल मींस के थ्रू, ठीक है। केमिकल मींस भी होते हैं इसमें और मैकेनिकल मींस भी होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल मींस से। केमिकल मीन्स में आती है कुछ टैबलेट्स, जेलीज, क्रीम एक्सेट्रा, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं फीमेल के वेजाइना में बिफोर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स से पहले फीमेल के वेजाइना में यूज की जाने वाली टैबलेट, जेलीज और क्रीम आती है, जो कि क्या कर देती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन को एडेयर करती है, और जो स्पर्म आ रहा है, जो मेल की बॉडी से जो स्पर्म आएगा उसको क्या करता है, ये किल करता है। यानी कि केमिकली तो होंगे ना उसमें, किसमें, टैबलेट्स में, जेलीज में, क्रीम्स में, तो ये वही तो होंगे इसमें। तो यहाँ पे को ये क्या कर देता है, मेल की बॉडी से आने वाले स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक में ये एंटर नहीं करने देता है, इनको वही मार देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, केमिकल मीन्स। दूसरा आता है मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स, तो मैकेनिकल मीन्स में क्या होती है, कुछ सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, डोम शेप के ये होते हैं, या रबर प्लास्टिक कवर इनमें प्रेजेंट रहता है, जो कि फीमेल के सर्विक्स में, फीमेल की जो वेजाइना वाला जो पोर्शन है, वहां पे जो सर्विक्स है वहां इसे फिट कराया जाता है, और जो कि ये क्या यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके थ्रू स्पर्म की एंट्री को चेक किया जाता है, यानी कि स्पर्म की एंट्री को रोका जाता है। यानी कि मैकेनिकल मीन्स क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप आप कह सकते हैं, कुछ वॉल्ट्स वगैरह होते हैं, सर्वाइकल कैप उन्हें कहा जाता है, जो कि रबर इलास्टिक वाले होते हैं और डोम शेप के होते हैं। ये फीमेल की बॉडी में
फीमेल का जो सर्विक्स है उससे कवर किया जाता है, जिससे कि स्पर्म की एंट्री को रोका जाता है। ठीक है, यानी कि स्पर्म को यूट्रस में नहीं एंटर करने दिया जाता है। तीसरा मेथड जो होता है इसमें आता है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस इन्हें कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, तो IUCD इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्लास्टिक या मेटल के ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है फीमेल की यूट्रस में। फीमेल के यूट्रस में प्लास्टिक या मेटल के ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, लेकिन ये बाकी चीजें जो केमिकल और मैकेनिकल मीन्स हमने पढ़े, ये तो नॉर्मल कोई भी पर्सन ये कर सकता है, मीन्स कि कोई भी यूज कर सकता है। बट IUCD जब हम यूज करते हैं या IUCD कोई फीमेल यूज करती है तो वो डॉक्टर की प्रेजेंस में किया जाता है। डॉक्टर इन मेटल या प्लास्टिक के जो कैप्स होते हैं, मेटल या प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट हैं, वो फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं। तो दीज में भी कैटेगराइजेस, जैसे आपने नेम सुना होगा कॉपर रिलीजिंग IUCD, कॉपर टी के नेम से भी जाना जाता है। ऐसे हार्मोन रिलीजिंग IUCD होता है। तो ये जो IUCD होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्पर्म फैगोसाइटिस का मतलब होता है खाना, फैगो मीन्स होता है खाना। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे ही वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आते हैं वैसे इन्हें डाइजेस्ट कर दिया जाता है यूट्रस के ही साथ। और जो कॉपर होता है, कॉपर आयन रिलीज करते हैं, कुछ IUCD कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देते हैं। और जो हार्मोन रिलीजिंग IUCD होते हैं ये यूट्रस का जो है साइज वगैरह या सूटेबल इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं। ठीक है, इसलिए IUCD का जो टाइमिंग है वो आप 10 ईयर के लिए, 12 ईयर के लिए, 13 ईयर के लिए इसकी अलग से टाइमिंग भी आती है। तो कितने टाइम के लिए आप यूज करना चाहते हैं वो भी डॉक्टर की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है ओरल डिवाइसेस या फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस। तो इसमें क्या आता है, थर्ड वाला पोर्शन जो हम पढ़ते हैं ओरल वाला, तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स इसमें यूज की जाती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कि चेक करती हैं ओवल्यूशन को, फीमेल की बॉडी में ओवल्यूशन को चेक करने का काम करती है, यानी कि ओवल्यूशन को ये रोक देती है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन करके और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करके। तो यहाँ पे को अगर एग रिलीज ही नहीं होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है प्रिवेंट हो जाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर स्पर्म आएगा भी तो उसे एग तो मिलने वाला है नहीं, और एग नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा, उसको फर्टिलाइजेशन तो होना ही नहीं है, और थोड़े 2-3 दिन बाद उसकी डेथ खुद ही हो जाएगी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जो एंजाइम्स हैं वो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ मेथड आती है, फोर्थ और लास्ट मेथड जो हमें अभी तक पता है वो है परमानेंट और सर्जिकल मेथड। तो देखो परमानेंट और सर्जिकल मेथड में होता क्या है, इसमें वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी नाम की दो डिवाइसेस का, दो टर्म्स का हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज वेसेक्टोमी एंड सेकेंड वन इज ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंसेस। वास्ट डिफरेंसेस किसकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वास्ट डिफरेंसेस प्रेजेंट रहता है मेल की बॉडी में, है ना। तो मेल की बॉडी में प्रेजेंट जो वास्ट डिफरेंसेस होता है इसको क्या कर दिया जाता है, अब मतलब कि वेसेक्टोमी और जो ये परमानेंट और सर्जिकल मेथड है ना, परमानेंट और सर्जिकल मेथड ये मेल और फीमेल दोनों में ही यूज की जाती है, यानी कि मेल भी इसे यूज कर सकते हैं और फीमेल भी इसे यूज कर सकते हैं। वेसेक्टोमी इसे कहा जाता है मेल में, जबकि ट्यूबेक्टोमी इसे कहा जाता है फीमेल में। अभी हम पढ़ रहे हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी एक स्मॉल पार्ट होता है वास्ट डिफरेंसेस का, इसको वास्ट डिफरेंसेस के एक छोटे से पार्ट को रिमूव करके इसे टाई अप कर दिया जाता है एक छोटे से इंसिजन के साथ स्क्रोटम, मेल के स्क्रोटम में। तो उससे क्या होगा, स्पर्म रिलीज नहीं हो पाते हैं, स्पर्म नहीं रिलीज हो पाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। जबकि ट्यूबेक्टोमी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे को फीमेल की बॉडी का जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, उसमें छोटा सा कट लगा के उसे टाई अप कर दिया जाता है, और यहाँ पे को वेजाइना, एब्डोमेन से, फीमेल के एब्डोमिनल या वेजाइना से उसे एक छोटा इंसिजन उसमें लगाया दिया जाता है। इन दोनों ही प्रोसेस में ये हाईली इफेक्टिव मीन्स है, बर्थ कंट्रोल के सबसे हाईली इफेक्टिव 99 to 100% इफेक्टिव अगर हम बोलेंगे तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी ही होती है। ये देखिए इसका डायग्राम, ये है वेसेक्टोमी। देखो वेसेक्टोमी में क्या किया गया है, वेसेक्टोमी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे को
वास्ट डिफरेंसेस में यहाँ पे को क्या कर दिया जाता है, देखो ये जुड़ा हुआ रहता है ना नॉर्मली, ये यहाँ से ये वास्ट डिफरेंसेस था, ये भी वास्ट डिफरेंसेस था, लेकिन इनको क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया गया। अब यहाँ से कट कर दिया गया है तो कोई फॉर्मेशन नहीं होने वाला है ना, कुछ नहीं होगा, यहाँ से एग यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, और यहाँ अगर एग नहीं पहुंचा तो फिर फीमेल जेनिटल स्पर्म नहीं पहुंचेगा, और स्पर्म अगर यहाँ नहीं पहुंचा, यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा, स्क्रॉटम यानी कि टेस्टिस से रिलीज होगा, लेकिन टेस्टिस से यहाँ जब जा रहा है वास्ट डिफरेंसेस में, तो वास्ट डिफरेंसेस को तो हमने अलग कर दिया है, इसके पोर्शन को अलग कर देंगे तो ये यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे ही फीमेल की बॉडी में है, ये है क्या, फेलोपियन ट्यूब। देखो फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया है, यहाँ से इसका कनेक्शन कट कर दिया है। अब इसका कनेक्शन कट हो गया तो एग रिलीज भी हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ कहीं नहीं पहुंच पाएगा वो, और यहाँ नहीं पहुंच पाएगा तो फिर वही कंडीशन आ गई, स्पर्म से अगर स्पर्म आ भी रहा है तो फिर जरूरी नहीं है कि दोनों ही कपल ये कराएं। एक ही कपल अगर वैसेक्टोमी कराता है तो फिर ट्यूबेक्टोमी कराने की जरूरत नहीं है फीमेल को, या फीमेल अगर ट्यूबेक्टोमी करा रही है तो मेल को वैसेक्टोमी कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक ये करा सकते हैं। अगर वैसेक्टोमी हो रही है तो फिर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ट्यूबेक्टोमी हो रही है तो फिर एग रिलीज नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, और वहां पर अगर स्पर्म पहुंच भी गया तो फिर कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो एक बार उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी बुक में हमें क्या क्या दिया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो reproductive health, as we have seen, the process of sexual maturation is gradual and take place while general body growth is still going on। तो ठीक है, हमें पता है कि जो प्रोसेस होती है सेक्सुअल मैच्योरेशन की वो ग्रेजुअली चलती रहती है, और ये जनरल बॉडी ग्रोथ इसमें होते रहती है, और ये ग्रोथ जो पैटर्न है वो चलते ही रहता है लगातार, हमने ये पढ़ा। और साथ ही साथ therefore some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts for the having and bringing up children। yes, this is मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ऐसा नहीं है कि आपकी ये माना जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बॉडी भी रेडी है सेक्सुअल एक्ट्स करने के लिए, और साथ ही साथ बच्चे पैदा करने के लिए या चाइल्ड को ऑफस्प्रिंग को डिलीवर करने के लिए बॉडी से बाहर वो उसकी बॉडी रेडी है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि एक जो डेथ रेट है ना इंडिया में, जो डेथ रेट है या वर्ल्ड में जो डेथ रेट है फीमेल का, प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे जो डेथ रेट है, और उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबी का जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो इसीलिए क्योंकि छोटी सी एज में शादी कर दी जाती है, या छोटी सी एज में चाइल्ड बेयर कर लेती हैं वो, और उसके बाद उनकी बॉडी उसको बेयर नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी इतनी मैच्योर होती ही नहीं है। बस इस वजह से कि सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरिटी आ रही है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इस बेसिस पे आप नहीं कह सकते हैं कि सेक्सुअल एक्ट के लिए या चाइल्ड को बेयर करने के लिए बॉडी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसी ये भी एक रेट है डेथ होने का प्रेग्नेंट लेडीज के, और डिलीवरी के टाइम पे लेडीज की डेथ होने का, उनके न्यूबॉर्न बेबीज के डेथ होने का रीजन यही है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही नहीं पा रहे हैं उनको, और साथ ही साथ वो खुद ही इतनी छोटी होती है, खुद ही इतनी छोटी सी लड़की होती है, और उसके बाद वो चाइल्ड बेयर करती है, तो वैसे प्रॉब्लम उसको होनी है, ठीक है। तो बोले हाउ डू वी डिसाइड द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉडी और माइंड दोनों ही रेडी है इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इश्यूज। तो सभी के सभी में कुछ न कुछ किसी न किसी टाइप का प्रेशर होता ही है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज। हो सकता है कि कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो एडोलसेंस वाला एज होता है ना, ये वही एज होता है जहां पे आप सारे चीजें सीखते हैं। मीन्स कि आप अच्छी चीजें, आप बुरी चीजें, आपको अच्छी चीजों में इन्वॉल्व होना है, आप इसी एज में सीखेंगे। आपको बुरी चीजों में, आपको क्राइम की तरफ जाना है, आप इसी एज में सीखेंगे। तो मेन जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो यही प्यूबर्टी वाला एज होता है। जिस एज से अभी आप लोग गुजर रहे हो, जिस एज में अभी आप लोग हो, ये वो एज होती है जहां पे आपकी बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। आपके इमोशंस में चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आपके नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बेटा। लेकिन ये वो टाइम होता है जहां पे आपने बहुत पेशेंसली काम करना पड़ता है, जहां पे आप बहुत सोच समझ के आपने
स्टेप उठाने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे इस एज में अगर कोई टीचर आपको समझाए, कोई पेरेंट्स अगर आपको समझाए ना, तो आपको लगेगा कि नहीं हम ही सही है, वो गलत है। लेकिन आपको खुद ही अपने मेंटल स्टेटस को, अपने इमोशनल स्टेटस को एक बार सोचना होगा। तो ये वो एज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फ्रेंड्स की तरफ से, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, वेदर वी रियली वांट और टू और नॉट, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि आप वो काम करना चाहें या ना करना चाहें, प्रेशर में आके, वो फ्रेंड्स के प्रेशर में आके या जिसके भी प्रेशर में आप आ रहे हैं उनके प्रेशर में आके आप करना चाहें या ना करना चाहें, आप फिर भी क्या हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। तो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज, और हाँ हो सकता है कि एक छोटी सी एज में शादी का प्रेशर भी हो, तो फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली गर्ल्स की शादी यहाँ पे बहुत जल्दी करा दी जाती है। वो अभी तो जो एज मैरिज की जो एज है गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 21 है, तो कहीं कहीं पे ये भी देखा जाता है कि 18 एज से पहले ही गर्ल्स की मैरिज करा दी जाती है। तो एक फैमिली प्रेशर भी होता है कि आपने शादी करनी है ना, तो ये भी हो सकता है। तो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, तो कुछ एक प्रेशर ये भी हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसीज का कि आपको चिल्ड्रन अवॉइड करने हैं। तो इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बी वेरी डिफिकल्ट, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी चॉइस आप अपनी खुद के लिए करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। ओके, so we must also consider the possible health consequences of having sex, तो यहाँ पे को हमें पता होना चाहिए कि कौन से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सेक्सुअल एक्ट जब होता है, इंटरकोर्स जब होता है, तो कौन कौन से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वी हैव डिस्कस इन क्लास 10 9th दैट डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि वाई डू वी फॉल इल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कितनी वेराइटीज में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज यानी कि बीमारियां ट्रांसमिट होती है। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज द वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, तो इंटीमेट कनेक्शन होता है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। These include बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे सच एज गोनेरी एंड सिफिलिस, तो गोनेरी और सिफिलिस जिस वजह से होते हैं बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड एंड HIV एड्स, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, तो क्या ये पॉसिबल है कि इन डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या सेक्सुअल प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे, क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। यूजिंग अ कवरिंग का यूज करके कॉल्ड अ कॉन्डोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, तो जैसे कि बैरियर मेथड में हमने पढ़ा था, तो वैसे ही हम इसका यूज कर सकते हैं, एक कवरिंग के फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं जिससे कि इन होने वाली डिजीजेस को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं, इनको हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी, तो सेक्सुअल एक्ट जो भी होता है हमेशा जब भी वो होगा तो वो प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है, मतलब कि प्रेग्नेंट एक लेडी उससे हो सकती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वीमेन, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, बहुत बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉडी की बहुत सारी डिमांडेड होती हैं, और माइंड वैसे ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ माइंड में भी उतने ही सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। आपको माइंड और बॉडी दोनों ही बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, अगर वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी, उसकी हेल्थ बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाएगी। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो इसीलिए बहुत सारे तरीकों को अपनाया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए अगर अनवांटेड है तो। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर टू दैट सो दैट स्पर्म डू नॉट रीच द एग, तो एक मेथड तो है मैकेनिकल जो हमने पढ़ा, मैकेनिकल बैरियर का यूज करना जहां पे कोई स्पर्म एग तक ना पहुंच पाए। कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग worn इन द वेजाइना कैन सर्व
दिस पर्पस। तो जो मेल जेनिटल ट्रैक या मेल जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसे हम पेनिस बोलते हैं, अगर वो कॉन्डोम्स का यूज करते हैं या ऐसे ही कुछ सिमिलर कवरिंग का यूज करते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करने से रोक सकते हैं। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज और फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। तो अदर प्रोसेसेस भी हो सकती हैं जहाँ पे कि उन हार्मोन को कम या ज्यादा कम कर दिया जाए जो कि एग को रिलीज करवाते हैं, और अगर वो हार्मोन कम हो जाएंगे तो एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म भी एंट्री वहां पे करेगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। तो इस टाइप की जो दवाइयां होती हैं उनको ओरली लेना पड़ता है, पिल्स के फॉर्म में ये होती हैं। हावेवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, हालांकि जब ये चेंज कर देते हैं, हार्मोनल बैलेंसेस को चेंज करते हैं, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी इनके देखने को मिलते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज द लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो कुछ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी होती हैं जैसे कि लूप या कॉपर टी होता है, कॉपर टी जैसा, कॉपर टी क्यों बोला जाता है ना, टी जैसा शेप होता है और कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको फीमेल के यूट्रस में डॉक्टर इसे क्या करते हैं, फीमेल के यूट्रस में से फिट कर देते हैं। अगेन दे कैन यूज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पे कोई ये क्या हो सकते हैं, ये क्या कॉज कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यूट्रस में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। इफ द वास्ट डिफरेंसेस इन द मेल इज ब्लॉक, अगर वास्ट डिफरेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाए मेल में तो स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, तो स्पर्म का ट्रांसफर रुक जाएगा, स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इफ द फैलोपियन ट्यूब इन द मेल इज ब्लॉक, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी फीमेल की तो एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस, एग यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, तो इन दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कुछ कर लो फर्टिलाइजेशन इन दोनों ही केसेस में नहीं होगा। तो सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, तो सर्जिकल मेथड का यूज किया जाता है ये ब्लॉकेज करने के लिए। ठीक है, वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन, तो ये क्या होते हैं, सेफ होती है सर्जिकल मेथड। तो सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शियस एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, लेकिन अगर अच्छे से नहीं किया गया है, एक अच्छे डॉक्टर की प्रेजेंस में अगर ये नहीं किया गया है तो ये भी प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है। सर्जरी कैन ऑल्सो भी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, तो सर्जरी इस चीज के लिए भी यूज की जाती है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनको भी खत्म किया जाए। दीज में भी मिसयूज बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, तो ये उनके थ्रू मिसयूज किया जाता है जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड, मतलब कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए सर्जरी का यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज वो लोग ज्यादा करते हैं जिनको एक पर्टिकुलर चाइल्ड नहीं चाहिए होता है। और आप समझ गए होंगे पर्टिकुलर चाइल्ड यानी कि गर्ल चाइल्ड जिनको नहीं चाहिए होती है, सबको बॉय ही चाहिए होता है। तो अब गर्ल चाइल्ड वो टेस्टिंग करवाते हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है उनके यूट्रस में, उसके वॉर्म में अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसे मार दिया जाता है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को खत्म करने के लिए जो डिवाइस यूज की गई थी अब वो एक पर्टिकुलर चाइल्ड को खत्म करने के लिए यूज की जा रही है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो बोल रहे दीज में भी misused by people who do not want a particular child, as happen in illegal sex selective abortion और female foeticide भी इसे कहा जाता है, बच्चे को मारना, फीमेल को मारना। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, अगर हमें चाहते हैं कि हमारी एक सोसाइटी हेल्दी हो तो वहां पे बॉयज ही बॉयज से कुछ नहीं होने वाला। सोसाइटी को ये समझना होगा कि जितनी जरूरत लड़कों की है उतनी जरूरत लड़कियों की भी है, तो एक वही हेल्दी सोसाइटी होती है जहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो मेंटेन हो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल ferticide, child sex ratio is declining at the alarming rate in some sections of our country, तो क्योंकि यहाँ पे को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीमेल को मारा जाता है, वॉर्म में ही फीमेल को मारा जाता है, तो इस वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो एक अलार्मिंग साइन की तरह बज रहा है, ये समझ सकते हैं हम, क्योंकि गर्ल्स का नंबर बहुत कम हो चुका है, जितने हैं अभी जो बच्चे हैं सभी बॉयज ही हैं।
ज़्यादातर अमाउंट में, मतलब कि 1000 मेल में फीमेल को काउंट किया जाता है। तो हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे को फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम चल रहा है, फीमेल बहुत कम है, ठीक है, या बच्चे में जो फीमेल बेबी जो गर्ल चाइल्ड है वो बहुत कम मिल रही है, ठीक है। तो ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोविडेड बाय लॉ, तो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसे प्रोविड करना चाहिए लॉ के थ्रू। And we have noted earlier that reproduction is the process by which organism increase their population। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। जो रेट है बर्थ का और जो डेथ का है वो एक पॉपुलेशन साइज के बारे में बताता है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल। तो जो साइज है ह्यूमन पॉपुलेशन का इतने डे बाय डे इतना ज़्यादा ये बढ़ रहा है कि ये एक कॉज एक कंसर्न पैदा कर रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि जैसे हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, मतलब किसी की लाइफ में कोई भी एक स्टैंडर्ड लाइफ को नहीं जी पा रहा है, हर किसी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद हर किसी तक खाना पहुंचाना, हर किसी को जगह देना, लैंड देना, रहने के लिए जगह बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत एक प्रॉब्लम की तरह उभर रहा है। हाउएवर इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज द मेन रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल। तो जो पुअर स्टैंडर्ड है लोगों का रहने का वो एक रीजन है। इनइक्वालिटी जो हमारी सोसाइटी में है, इक्वलिटी जो नहीं है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। तो जो साइज पॉपुलेशन का है वो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट उनके लिए हो चुका है। इफ वी लुक अराउंड अस, अगर हम अपने चारों ओर देखें तो वी कैन आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे पुअर लिविंग स्टैंडर्ड की क्यों है, हमारे आसपास ऐसा स्टैंडर्ड क्यों है, इसके हमें बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें है कि व्हाट यू हैव लर्न, आपने इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा है, तो देखते हैं। Reproduction, unlike other life processes, is not essential to maintain the life of an individual organism। हमने सीखा कि पहले तो हमने बात करी रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रीप्रोड्यूस दोबारा से प्रोड्यूस अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जब करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे को सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उनके गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मेल गैमेट जो होता है उसे स्पर्म कहा जाता है, फीमेल गैमेट जो होता है उसे एग कहा जाता है। हमेशा जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, इट मीन्स कि मेल गैमेट ट्रैवल करते हुए फीमेल गैमेट की तरफ या फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करता है जहाँ पे उसे फीमेल गैमेट मिलता है और वो उससे यूनाइट हो जाता है, उसमें फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन अनलाइक द अदर लाइफ प्रोसेसेस, बाकी लाइफ प्रोसेसेस की तरह इतनी ज़्यादा इसेंशियल नहीं है। मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करना चाहिए तो करना ही चाहिए, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करना चाहिए तो करना ही चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना चाहिए तो करना ही चाहिए, ये इसेंशियल है, ये होना ही होना चाहिए। लेकिन रिप्रोडक्शन हो ये जरूरी नहीं है, एक बेसिक प्रोसेस नहीं है, ऐसा हमें बताया गया, ठीक है। और बोल रहा है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए की कॉपी का क्रिएशन होता है, डीएनए अपना ही जैसा एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करता है एंड एडिशनल सेलुलर एपरेटस बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और यहाँ पे को कुछ एडिशनल सेलुलर एपरेटस आते हैं जो सेल इन्वॉल्व करता है इस प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट, वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग मोड रिप्रोडक्शन के क्या करते हैं, यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिजाइन। जिस हिसाब से उनकी बॉडी का डिजाइन है, जिस हिसाब से उनकी बॉडी का साइज है, शेप है, उस हिसाब से क्या करते हैं, अलग अलग मोड क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स में। तो बोल रहा है इन फिजन, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिजन की बात करें, फिजन मीन्स
टूटना, अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। तो हमने देखा कि कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे हैं, प्रोटोजोआ में जैसे कि एमीबा और पैरामीशियम की हमने बात करी, तो एमीबा और पैरामीशियम बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंपली अपनी बॉडी को 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड कर देते हैं और उनकी बॉडी नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो नया ऑर्गेनिज्म बना, फिर वो मैच्योर होगा, फिर उसमें थोड़ी सी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी और फिर से वो और डॉटर सेल्स बना देगा। तो हमने देखा कि फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी पार्ट से, एक पेरेंट की बॉडी से ही 2 ऑफस्प्रिंग उसके बन जा रहे हैं और फिर उस 2 से 4, 4 से 8 और ये प्रोसेस आगे को बढ़ते ही जाती है। ठीक है। और हाइड्रा में ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा कैन रीजनरेट इफ दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस। हमने देखा कि हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको पीसेस में ब्रोक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो उसके बाद भी वो क्या हो जाता है, रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी खुद में रखता है। दे कैन ऑल्सो गिव आउट बर्ड्स विथ मैच्योर इनटू न्यू इंडिविजुअल। हमने देखा कि हाइड्रा में बर्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें बर्ड्स होते हैं जो कि पेरेंट की बॉडी से निकला हुआ जो बर्ड होता है वही लगातार डिवीजन करके, माइटोसिस डिवीजन करके खुद को ग्रो करता है और जैसे ही वो ग्रो कर जाता है तो पेरेंट की बॉडी से डिटैच्ड होके साइड में वो चला जाता है और एक नए इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक कंप्लीट नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। न्यू प्लांट्स कन्वर्ट इनटू न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, एक कंप्लीट नए प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सभी के सभी हमने किसके एग्जाम्पल पढ़े, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि दोनों के दोनों पेरेंट्स की या स्पर्म और एग सेल दोनों की यूनाइट होने की जरूरत नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मोड है जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू जनरेशन आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, जहां पर को एक सिंगल इंडिविजुअल की बॉडी से एक पूरी की पूरी नई जनरेशन का प्रोडक्शन किया जाता है, एक पूरी की पूरी नई जनरेशन इससे बन जाती है। ओके। Sexual reproduction involve 2 individuals for the creation of a new individual। तो sexual reproduction involve करता है 2 इंडिविजुअल को, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल यानी कि 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो नए इंडिविजुअल का क्रिएशन कर सके, यानी कि जायगोट का क्रिएशन कर सके। जायगोट बनेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि आगे जाके कंप्लीट और न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। DNA copying mechanism creates variation which are useful for ensuring the survival of the species। हमने पढ़ा कि DNA कॉपी करता है, DNA खुद को कॉपी करता है और कॉपी करके वो कॉपी वो अपने ऑफस्प्रिंग तक भेजता है ताकि उसमें क्या हो सके, पेरेंट्स के कैरेक्टर जा सके। लेकिन DNA कॉपी जो मैकेनिज्म है वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ वेरिएशंस लाती है। वेरिएशंस यानी कि चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आती है जो कि यूजफुल होता है ये इंश्योर करने के लिए कि स्पीसीज इस चेंज के साथ सरवाइव कर पाएगी। यानी कि वो स्पीसीज आगे जाके अगर कुछ चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है या ये बहुत सारी अगर ये कंडीशंस आ रही हैं, तो इस वेरिएशन की बदौलत वो क्या हो पाएगा, आगे जाके वो स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी। एंड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है, अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं। तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन को अलाउ करता है ताकि जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आते रहें और अगर वेरिएशंस आएंगे तो वो इजीली सर्वाइव आगे की जनरेशन तक कर पाएंगे, उनकी स्पीसीज खत्म नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट,
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में। हमें पता है कि जब फ्लावरिंग प्लांट में हमने रिप्रोडक्शन की बात करी थी तो हमने कहा था कि मेल जो गैमेट होता है पॉलन ग्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और फीमेल एंथर से निकलता है पॉलन ग्रेन और फीमेल के स्टिग्मा में जाके क्या करता है वो स्टिक हो जाता है और उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो पॉलन्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो उस ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, एग तक पहुंच जाते हैं और पहले तो पॉलिनेशन होता है और वहां से फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व ट्रांसफर। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को। कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में। स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है और एंथर कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। ओके, तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसे इंश्योर करता है, विच इज रेफर्ड टू एज पॉलिनेशन, जिसे कि पॉलिनेशन कहा जाता है। दिस इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। तो ये कैसे होता है, ये फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन को फॉलो करता है। कैसे, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन हमने पढ़ा किस किस के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो कोई भी इंसेक्ट आएगा उस फ्लावर में नेक्टर लेने आएगा, अगर उसमें पॉलन ग्रेन लग गए उसकी बॉडी में और वो उसके बाद उड़ता उड़ता किसी फीमेल पार्ट में पहुंच गया, स्टिग्मा तक वो पहुंच गया, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा में वो स्टिक कर जाएगा और फिर धीरे धीरे वो जो पॉलन होगा एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वो पॉलन ट्यूब का जैसे फॉर्मेशन होगा पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ती ही जाती है और एक टाइम आता है कि पॉलन्स में से एक पॉलन निकल के कहाँ पहुंच जाता है, ओवरी तक पहुंच जाता है, ओवरी में प्रेजेंट एग तक पहुंच जाता है और एग में प्रेजेंट न्यूक्लियस और जो पॉलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, और आगे जाके फिर उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो चेंजेस इन द बॉडी एट प्यूबर्टी। अब हमने पढ़ा कि प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जहाँ पे को हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हमने पढ़ा कि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कब होता है ये, 10 से 15 तक की ईयर में, 13-14 तक की ईयर में, सभी में ये टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक ऐसी एज जहाँ पे को सेक्सुअल जो हार्मोन होते हैं या जो सेक्स हार्मोन जो होते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में वो एक्टिवेट होने लगते हैं और इनके एक्टिवेट होने से सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। तो इस प्रोसेस को या इस टाइमिंग को कहा जाता है प्यूबर्टी। सच एज इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना एंड न्यू फेशियल हेयर ग्रोथ इन बॉयज, और नए फेशियल हेयर ग्रोथ का आना हो जाता है किसमें, बॉयज में। आर साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, और साथ ही साथ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना भी क्या होता है, एक साइन है कि सेक्सुअली मैच्योरेशन की तरफ अब वो बढ़ रहा है या सेक्सुअली मैच्योरेशन की तरफ वो पर्टिकुलर बच्चा या वो 10 से 12 साल की जो लड़की है वो आगे की तरफ अब सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी का होना या प्यूबर्टी का होना या सेक्स हॉर्मोन्स का इंक्रीज एक्टिवेट होना ये नहीं इंश्योर करता है कि वो सेक्सुअली उनकी बॉडी रेडी है और चाइल्ड को बेयर करने के लिए या सेक्सुअल एक्ट के लिए। ठीक है, next the male reproductive system in human beings consists of testes which produce sperms, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra and penis। हमने देखा कि हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हमने जाना, हमने पढ़ा और हमने देखा जब हम उसका डायग्राम कर रहे थे, जब हमने डायग्राम के बारे में बात करी तो हमने कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वास डिफरेंसेस होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है और सभी का कुछ न कुछ अपना अपना फंक्शन है, वो कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि वास डिफरेंसेस में हमने जाना कि ये क्या करता है, एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है स्पर्म को, स्पर्म के स्टोरेज के लिए। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके सेमिनल वेसिकल जो होते हैं उसमें वो हेल्पफुल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि सीक्रेशन प्रोड्यूस करती है ताकि जो स्पर्म है वो मोबाइल हो सके, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, है ना। तो ऐसे ही
द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। तो ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में कंसिस्ट करता है क्या? ओवरी जो कि एक पेयर में प्रेजेंट रहती है, फैलोपियन ट्यूब जो कि एक पेयर में प्रेजेंट रहती है, यूट्रस होता है और वेजाइना होता है। ठीक है, तो इसमें भी सभी के अलग अलग फंक्शन है। ओवरीज के पास एग होते हैं, फैलोपियन ट्यूब एग को कैरी करता है और फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा था। और यूट्रस होता है, वेजाइना होता है स्पर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर यूट्रस जिसे कि मदर की वॉर्म कहा जाता है, जहाँ पे न्यू डेवलपिंग जो जायगोट होता है, जो नया जो बच्चा वहाँ पे बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म जो बनने वाला है, उसमें डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस होती है, अलग अलग बॉडी के पार्ट बन रहे होते हैं। ये कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी के अंदर, जिसको कि हम यूट्रस कहते हैं। और यूट्रस को क्या कहा जाता है? मदर की वॉर्म, इसमें मदर की वॉर्म इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग में होता है वो इन्वॉल्व करता है क्या? कि जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइना में एंटर करते हैं, यानी कि स्पर्म और एग का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे, इंट्रैक्शन यहाँ पे होता है। और उसके बाद इनके फ्यूजन की वजह से, और स्पर्म और एग में आपको बता दूं, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, स्पर्म भी एक हैप्लॉइड सेल होता है 23 क्रोमोसोम के साथ, एग भी एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम के 23 क्रोमोसोम के साथ एक हैप्लॉइड गैमेट होता है। अब ये दोनों ही जब हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो फॉर्म किसका करते हैं? एक डिप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कि हम जायगोट बोलते हैं। और इनके दो हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूजन से जो जायगोट बना है, जो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज हुए, इनके फ्यूजन से एक नया सेल बना जिसे हमने जायगोट बोला। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इस प्रोसेस को हम कह देते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फीमेल की बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन होता है। और फैलोपियन ट्यूब के भी कौन से पार्ट में होता है? एम्प्यूला वाले पार्ट में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ओरल पिल्स, कॉपर टी एंड अदर मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स की हमने बात करी, जहाँ पे अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसीज को, जहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जाता है, जिसमें हमने पढ़ा कि पीरियोडिक और रिदेमिक मेथड की हमने बात करी, लैक्टेशनल मेथड की हमने बात करी, फिजियोलॉजिकल मेथड या ओरल पिल्स की हमने बात करी, बैरियर्स की हमने बात करी, मैकेनिकल मीन्स की हमने बात करी। तो हमने बहुत सारे मेजर्स पढ़े जहाँ पे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, उसे इसकी वजह से रोका जा सकता है इन मेथड का यूज़ करके। और साथ ही साथ ओरल पिल्स का यूज़ किया जा सकता है, कॉपर टी का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी अदर मेथड्स हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, जिससे कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। बर्थ को कंट्रोल करने का मेन रीज़न यही है कि उसमें क्या किया जाता है, एक तो अब अगर लगातार ऐसे ही बर्थ होते रहेंगे, एक ही फैमिली में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वो बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर कपड़े उन्हें नहीं मिल पाएंगे, अच्छी एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो छोटी सी फैमिली होगी, जिसकी फैमिली में ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा खाना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे भी हेल्दी होंगे, सोसाइटी भी हेल्दी होगी, है ना। तो ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करने के लिए एक अप्रोच इसलिए किया जाता है, एक तो ये कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से फीमेल बच जाएगी, दूसरा ये कि पॉपुलेशन भी थोड़ा हो सकता है कंट्रोल में आए। अगर लोग समझे तो शायद पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से आपका इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है, तो हम सिर्फ हेरिडिटी पढ़ेंगे। हेरिडिटी में हम बात करेंगे जेनेटिक्स की, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे, वेरिएशंस के बारे में हम जानेंगे। वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन, इनकी बात करेंगे। वेरिएशन के फायदे क्या हैं ये हम जानेंगे, और जेनेटिक वोकेबुलरी क्या होती है वो हम बात करेंगे। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, मेंडल की लाइफ के बारे में बात करेंगे, और मेंडल ने जो लॉज दिए थे उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ
सेक्स डिटर्मिनेशन की हम इसमें बात करेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है मेल का या फीमेल का, जो बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो बनता है, जो अभी अभी डिलीवर हुआ है, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो मेल है तो कैसे है, फीमेल है तो कैसे है, इसकी भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कौन से चैप्टर में? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उस चैप्टर में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपने क्या करना है, जो जो पढ़ाया गया आपको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और इसके नोट्स भी बनाइए। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।